हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। दिस इज़ नवीन अरोरा, फैकल्टी फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। अभी तक हमने पढ़ा था इसके पहले रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। आओ स्टार्ट करते हैं किरचॉफ लॉ। बेटा, किरचॉफ लॉ दो हैं। एक होता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको शॉर्ट फॉर्म में KCL भी लिखा जाता है। और एक होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम KVL भी लिखते हैं। दोनों में सिखा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, it is based on law of conservation of charge, law of conservation of charge। और ये होता है based on law of conservation of energy। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, बोर्ड के एग्जाम में भी, दोनों में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ किरचॉफ करंट लॉ और फिर स्टार्ट करता हूँ किरचॉफ वोल्टेज। पहले तो स्टार्ट करते हैं अपने किरचॉफ, नाम लिख लो अपनी कॉपी में इसको। फिर हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ करंट लॉ। पहला KCL, देख लो वीडियो पॉज करके। आओ देखो, पहले स्टार्ट करते हैं किरचॉफ करंट लॉ। तो KCL, किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है, जो किरचॉफ करंट लॉ होता है ना, ये जंक्शन रूल भी होता है। इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल। और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है उसको हम लूप रूल या मैश रूल भी बोलते हैं। जब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिखाऊंगा वहाँ पर लूप रूल भी लिखूंगा, मैश रूल भी लिखूंगा, मैश लॉ भी लिखूंगा। क्या होता है लूप का मतलब, मैश का समझेंगे आगे। बट अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किरचॉफ करंट लॉ KCL। तब देखो जंक्शन रूल क्यों बोलते हो, बताता हूँ। जंक्शन पर समझना जंक्शन क्या होता है। बेटे जंक्शन मतलब ऐसा होता है जहाँ पर आके करंट कहीं डिवाइड हो रहा होता है, या कहीं से आकर के दूसरी जगह जाएगा। एक जगह से आया और दो तीन जगह पे डिवाइड हो गया, तो उसको हम बोलते जंक्शन। जैसे मान लो यहाँ से करंट आया, ये करंट आई आया, यहाँ आई गया, यहाँ भी आई गया, यहाँ पर भी आई गया, तो इसमें कोई जंक्शन वंक्शन नहीं है अभी। बट मान लो यहाँ से करंट आ रहा होता और कुछ यहाँ चला जाता। मान लो यहाँ से आया I, यहाँ चला जाता I1, तो यहाँ आता I1 माइनस I1 आ जाता, यहाँ पर I माइनस I1 आ जाता। ठीक है, ये I माइनस I1, ये I माइनस I1, यहाँ पर ऐसा आ रहा होता, कुछ भी आ रहा होता है ऐसे। यहाँ एक तरफ से आ रहा होता, मान लो मैं बनाता हूँ, कभी ऐसा आ रहा होता। मान लो यहाँ से कहीं से करंट आ रहा है, ये करंट आया, कुछ यहाँ पर भी चला गया, कुछ यहाँ पर भी चला गया, ऐसे। फिर यहाँ आया तो कुछ यहाँ चला गया और कुछ यहाँ चला गया, और दोनों मिलकर के यहाँ बाहर निकल गए। तो एक जंक्शन ये हो गया जहाँ पर करंट डिवाइड हुआ। फिर यहाँ आया, यहाँ पर डिवाइड हुआ, ये हो गया। फिर दोनों मिलकर यहाँ पर आ गए, तो एक जंक्शन ये हो गया। तो जहाँ पर भी करंट आकर के मिल रहे हैं या करंट डिवाइड हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं जंक्शन। पहली बात तो जंक्शन का मतलब अब समझना आगे। तो किरचॉफ ने ये पता किया और बताया कि किसी भी जंक्शन पर, मान लो एक जंक्शन है, एक जंक्शन, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो करंट का जब भी हम सब निकालेंगे, तो जब भी हम सब निकालते बेटा करंट का, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, तो जब भी हम सम निकालते हैं करंट का, तो वेक्टर सम नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सम। तो किरचॉफ ने बताया कि किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट, अलजेब्रिक सम मतलब समीशन ऑफ ऑल द करंट, इट इज इक्वल टू 0। सर इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा डिटेल में सिखाओ, और डिटेल में सिखाता हूँ। एट एनी जंक्शन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इक्वल टू 0 मतलब आने वाला जो करंट है और जो जाने वाला करंट है बराबर होंगे। मान लो 10 एम्पियर आया तो यहाँ कुछ नहीं रुकेगा, 10 एम्पियर चला भी जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना आया करंट, चार्ज जितना आया उतना चार्ज आगे भी चला गया।
जंक्शन पे कोई नहीं रुका, तो जो करंट है आने वाला, साइन कन्वेंशन कुछ लेते हैं, आने वाले को आप ले लो पॉजिटिव है, जो आ रहा है धरती पे उसको पॉजिटिव, जनसंख्या बढ़ रही है, जो जा रहा है जनसंख्या घट रही है नेगेटिव। ऐसे यहाँ भी ले लो कि जो आने वाला करंट है उसको पॉजिटिव और जाने वाले करंट को आप ले लो नेगेटिव, तो ऐसा ही बोल सकते हो कि I1 प्लस I2, आने वाला I3 माइनस I4 इक्वल टू 0, या ऐसा ही बोल सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इट इज़ इक्वल टू, तो आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला करंट, करंट इनकमिंग एट एनी जंक्शन इट इज़ इक्वल टू करंट आउटगोइंग फ्रॉम दैट जंक्शन, ये भी किरचॉफ करंट लॉ होता है, या समीशन ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इट इज़ इक्वल टू 0, ये होता है किरचॉफ करंट लॉ। तो अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इट इज़ इक्वल टू 0। लिखो इस लॉ को अपनी कॉपी में, फिर मैं आगे बताता हूँ। जो ने बोला उसको लिख लो, वीडियो धीरा करके लिख लो या रोक के लिख लो, ठीक है। अब आगे देखो, एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लो ये ऐसा क्वेश्चन होता, एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं तुमको। मान लो क्वेश्चन होता है यहाँ से करंट आ रहा होता 10 एम्पियर, यहाँ करंट नहीं मालूम कितना है, यहाँ पर 2 एम्पियर लिख दिया इन्होंने, नहीं यहाँ पर लिख दिया उन्होंने 7 एम्पियर, और यहाँ लिख दिया 3 एम्पियर। ये वाला करंट हमसे पूछा कि बताओ भाई ये वाला करंट कितना होगा, इस करंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। करो एक बार वीडियो पॉज करके। अब देखो ये 10 एम्पियर आया ना, उसमें से 7 यहाँ चला गया, चलो भाई 7 यहाँ चला गया, ठीक है। तो इधर कितना आया होगा, इधर आया होगा 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर हो गया। इधर आया होगा 3 एम्पियर, ये मार्कर चेंज कर लो, 3 एम्पियर। अच्छा ये 7 है, तो ये भी कितना आया यहाँ पर 7 एम्पियर। यहाँ से 3 एम्पियर यहाँ चला गया, तो बचा कितना 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर और 3 एम्पियर मिला करके यहाँ पर आ गया, तो कुल कितना हो गया 7 एम्पियर। अच्छा अपन को इतने सब झमेला नहीं करना, तो ऐसा भी देख सकते थे। अच्छा कई बच्चे कन्फ्यूज होंगे 10 और 7, 7 ही आया नहीं, आया कितना 10, गया कितना 3, और ये गया कितना I, तो ऐसा ही बोल सकते हो आने वाला 10 इक्वल टू जाने वाला I प्लस 3, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा I इट इज़ इक्वल टू 7 एम्पियर। ये था हमारे पास किरचॉफ करंट लॉ। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो अपन डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, KCL किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिखा रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन भी सिखाऊंगा NCERT बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अपने सिलेबस से हट गया, चलो अब तुम्हें सिखाता हूं मैं यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का उपयोग पूरा होगा तो आना हमको चाहिए अच्छे से, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ सीखना बेटा पहले। ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड, पहली चीज तो ये। अच्छा दूसरी चीज ये इसको मैश रूल या लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल और मैश रूल भी कहते हैं। मान लो यहां पर एक सर्किट बना हुआ है, मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ है। ये एक सर्किट बना हुआ है, इसमें एक बैटरी लगी है या सेल लगा है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका एक अलग से वीडियो है पूरा। EMF इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बैटरीज का अलग से एक वीडियो है। मान लो EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पर इस वायर का रेजिस्टेंस उन्होंने दे दिया कैपिटल R है मान लो, ठीक है। एक और सेल लगा है, इसका EMF मान लो इसका E1 मान लेते हैं, E1 इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ऐसा मान लिया। ये बैटरी मान सकते हैं, इसको बैटरी लगी है, सही मान लो बैटरी लगी सेल है, कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इसको हमने मान लिया R2, यहाँ इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं लगी, इसको हमने मान लिया R3। ऐसा कैसे एग्जाम्पल आप पेपर में लिख करके आना, बोर्ड के पेपर में, मतलब अब चेंज भी कर सकते हो, समझ लो बस खाली। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ना, इसका नामकरण कर दो कुछ भी, A B C D E F,
तो देखो ए बी सी डी ए एक लूप है, लूप ए बी सी डी ए, ये फर्स्ट लूप है, कॉमा बी सी एफ ई बी, बी से स्टार्ट हो गया वापस बी सी एफ ई बी, ये सेकेंड लूप है, ए डी एफ ई ए डी एफ ई, ये एक और लूप है, ए डी एफ ई ए, एक और लूप है, सारे लूप है, सब लूप है यहाँ पर। अच्छा, ये दोनों लूप मिला के एक मैश बन गई, ये एक लूप ये एक लूप, तो पूरा एक जाल, मैश, इसको ऐसा ही बोल सकते हो। तो ये जो है ना, इसी को बोलते हैं लूप, और ये लूप में एप्लीकेबल होता है। और किरचॉफ ने ये बताया कि किसी भी एक क्लोज लूप के अंदर, किसी भी एक क्लोज लूप के अंदर जितनी भी बैटरी लगी हैं, तो यहाँ पर कुछ ईएमएफ होगा। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये अपन ने पूरा एक पढ़ा है अलग से लेक्चर ईएमएफ का, बैटरी ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो एक अलग वीडियो लेक्चर है पूरा उसका। तो ईएमएफ मतलब दो सेल के बीच का, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का, सेल के दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि सेल ओपन सर्किट में है, जबकि सेल कैसा है, ओपन सर्किट में है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको ईएमएफ, तो मतलब एक्चुअली तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब एनर्जी, ठीक है। तो किसी भी एक क्लोज मैश में जितने भी पोटेंशियल हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हैं, जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब स्केलर क्वांटिटी वर्क डन है, उन सबका अलजेब्रिक सम 0। तो ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर करंट बहेगा कुछ, मान लो ऐसा करंट बह रहा है, या I1 करंट मान लेते हैं इसको, अपने मन से मान लिया, तो यहाँ पर जब I1 करंट अगर बह रहा है, तो इस जगह पर यहाँ कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होगा, उसका नाम मान लेते हैं V1, और V1 होगा कितना, I1 इंटू R1, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है। मान लो यहाँ पर जो करंट यहाँ से आ रहा है, ये बह रहा है, इसका नाम है I2, तो भाई यहाँ पर भी तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इस जगह पर, और उसका नाम V2 मान लो, तो जो V2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, I2 इंटू R2, ये दोनों मिलकर के यहाँ आ जाएंगे, तो मान लो हो गया I1 प्लस I2। भाई ये I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से भी आया, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। वैसे रेजिस्टेंस है ना, ये पूरी तार का होता है, ऐसा नहीं कि एक ऐसी ऐसी वायर होती है उसका रेजिस्टेंस R होता है, ऐसा नहीं होता। ये पूरी वायर का R3 है, उसको हम किसी एक जगह पे लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको आप V3 मान लो, और ये ऐसा होना चाहिए I1 प्लस I2 इंटू R3। तब समझना जरा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो किसी भी एक क्लोज लूप में या किसी भी एक क्लोज मैश में, ये लूप क्या कर रहे हैं, अब सभी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है, सभी वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0, तो एक तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा और एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। तो इसको किताबी भाषा में क्या बोलेंगे अब बताता हूँ। इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, ऑल द ईएमएफ ऑफ बैटरी और सेल जो भी लगे, एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो ऐसा लिखता हूँ पहले, फिर इसको और समझाता हूँ। इन एनी क्लोज मैश algebraic sum of all the EMF and algebraic sum of all the voltage drop, it is equal to 0। तो ये भी एक प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन। तो इन सबका अलजेब्रिक सम 0 है, तो 0 मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन डायरेक्ट लिखेंगे ना तो गड़बड़ है, उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिखूंगा, सिर्फ समीशन ऑफ इज बोलने के लिए बताया था कि जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट जो लिखते हैं उसके अनुसार हम ये लिखते हैं। स्टेटमेंट बताने के लिए मैंने तुमको ये सिखाया था कि समीशन ऑफ ई प्लस समीशन ऑफ बी इक्वल टू कितना है 0। सिर्फ स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने ऐसा समझाया तुमको यहाँ पर। अब आगे देखें, आपको लिखना नहीं है ऐसा, आपको लिखना क्या है वो मैं सिखा रहा हूँ। देखते हो, चलो देखो पहले लिखना क्या है स्टेटमेंट। In any closed loop, summation of all the EMF and summation of all the voltage, it is equal to 0। तो यहाँ पर अब आगे बात करते हैं हम। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, ये इसको मिटा देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर summation of all the voltage drop, चाहे वोल्टेज ड्रॉप सेल के क्रॉस हो चाहे वो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के क्रॉस हो, वो इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। ऐसा हमको न्यूमेरिकल करते समय और इस लॉ का
एक्सप्रेशन लिखते समय आना चाहिए, बट बोर्ड में लिखेंगे क्या, इन एनी क्लोज लूप द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड ऑल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इट इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या होता है, इसमें हम कुछ साइन कन्वेंशन लेते हैं बेटा। साइन कन्वेंशन कैसे भी ले सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, तुम इसका उल्टा भी ले सकते हो, तो फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। देखो तरीका ये है, साइन कन्वेंशन क्या पहले बताता हूँ, फिर कैसे इसको सॉल्व करते वो भी सिखाऊंगा। मान लो अगर हम करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ये आई के डायरेक्शन में, आई के ही डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं, करंट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। कैसे बोल रहे हो सर आप, ये क्या बोल रहे हो ये बताओ। देखो भाई ये रेजिस्टेंस है, करंट ऐसा जा रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो करंट के डायरेक्शन में अगर आगे चलेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, और अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो चेंज इन पोटेंशियल तो नेगेटिव आएगा ना, मतलब बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो आप बोल सकते हो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो वोल्टेज है उसको हम कैसे लेंगे, वोल्टेज मतलब आई इंटू आर, इसको हम यहाँ पर लेंगे नेगेटिव, एक कन्वेंशन ये। एंड वाइस वर्सा कि अगर हम करंट के अपोजिट जाएंगे, ऐसे चले तो करंट के अपोजिट वोल्टेज बढ़ रहा है, और अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो चेंज जो आएगा वो चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मैं जाऊँगा तो मुझे आई आर को पॉजिटिव लेना, आप उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई आर को पॉजिटिव। अच्छा दूसरा, हम बैटरी के बारे में बात करें, सेल, तो एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रिकल फील्ड ये होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो पोटेंशियल विल फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अगर मैं बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर आ जाऊँ तो ईएमएफ को मैं लूँगा नेगेटिव, उल्टा भी कर सकते हो, बार बार बोल रहा हूँ जैसे आपकी इच्छा, बट आंसर सेम आएंगे। अच्छा ऐसे ही अगर यहाँ पर है बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पहुँचे तो ईएमएफ को ले लेना पॉजिटिव, मतलब जिस एंड पर आप पहुँच रहे हो ना वैसा ले लेना। जैसे यहाँ पर आप नेगेटिव पे पहुँच रहे हो, क्रॉस करने के बाद तो नेगेटिव ले लेना, यहाँ से पॉजिटिव पहुँच गए तो पॉजिटिव ले लेना, पॉजिटिव से नेगेटिव पहुँचे नेगेटिव ले लेना, नेगेटिव से पॉजिटिव पहुँचे तो ईएमएफ को पॉजिटिव ले लेना। इस कन्वेंशन को याद रखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कैसे सिखाता हूँ अभी मैं। तो अगर मैं इस साइन कन्वेंशन को लूप में लगा दूं, पहले ले रहा हूं मैं लूप ए बी सी डी ए, ये लूप पहले ले लिया। अब तरीका ये होता है सॉल्व करने का कि जहां से भी आप स्टार्ट हो, एक पॉइंट को भी पकड़ लो, वहां से स्टार्ट हो और घूम फिर के रात को वापस घर में ही आना है। अपने घर से स्टार्ट हुआ, ऐसा थोड़ी कि चलो भाई कहीं कुछ दिन किसी घर में रहोगे, कुछ दिन किसी, लेकिन अंत में तो अपने घर पे आना ही पड़ेगा। तो आप अपने घर से, जब तक कि आप घर छोड़ के ना भाग जाओ, भागना मत। तो यहाँ से आपने मान लो ए से स्टार्ट हुए, तो अगर ए से स्टार्ट हुए फिर मैं लूप का नाम था बी, तो बी पे पहुँचे, फिर घूम फिर करके सी पे आए, सी से घूम फिर के डी पे आए, डी से घूम फिर करके ए पर आए। तो अब जब आपने घर से आप बाहर निकले तो आपको रास्ते में कई लोग मिले, उनसे आपने हेलो हाई किया। अब वो जो हेलो हाई आपने किया, तो कैसे हेलो हाई किया, क्या किया, और लास्ट में घर पहुंच गए तो लास्ट आंसर कितना है वो हमें देखना है। तो मैं अगर यहाँ ए से स्टार्ट हुआ बी तक आया, वैसे रेजिस्टेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरी वायर का रेजिस्टेंस है, बट लिखा यहाँ, तो यहाँ रास्ते में अभी हमें कुछ नहीं मिला। देखो कुछ एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से हमें करंट मिलेगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस देंगे वो एक्टिव एलिमेंट, जैसे बैटरी जो है एक्टिव एलिमेंट है, और जो रेजिस्टेंस है इसको हम पैसिव एलिमेंट बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आए तो हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है ही नहीं। चलो भाई फिर बात करते हैं बी से सी, तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप हुआ, एक यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ, इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बी से सी आ रहा हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, देखो करंट ऐसा आ रहा है और हम करंट की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो जब हम करंट की उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो हम यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पॉजिटिव होगा, तो करंट की उल्टी दिशा में चले तो हम हायर वोल्टेज पे गए तो आई इंटू आर को हम पॉजिटिव लेंगे। तो आई इंटू आर को मैंने पॉजिटिव लिया, तो मैंने लिखा इसको प्लस I2 इंटू R2। अगर आपने उल्टा साइन कन्वेंशन पढ़ा है तो आप उससे करना, आंसर जो मैं निकालूंगा लास्ट वही आएगा, सेम, अलग आता ही नहीं है। मैंने तो याद करने के लिए बता दिया कि याद कैसे करते हैं, वही तरीका ये होता है, पोटेंशियल विल फॉल इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा फिर देखो हम बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आए तो फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -E2 आगे चले, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सी से डी गए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डी से यहाँ तक आए तो वोल्टेज ड्रॉप V1 है, और ये जो वोल्टेज ड्रॉप V1 है
अब देखो यहाँ पर करंट ऐसे बह रहा है, हमने ऐसे माना था, ये अपने मन से कोई डायरेक्शन मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जो तुम्हारा इच्छा हो वो डायरेक्शन मान लो। अगर आपके आंसर सारे पॉजिटिव आ गए तो तुमने बिल्कुल सही डायरेक्शन माने हैं, और अगर एक आध आंसर भी नेगेटिव आ गया, अगर एक आध आंसर भी नेगेटिव आ गया तो जो डायरेक्शन में करंट का माना था वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हम चले तो ये हो जाएगा I1 R1, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव में गए और करंट की दिशा में हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस ऑफ I1 इंटू R1। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। करंट की दिशा में IR को हम नेगेटिव लेंगे, लिखाया मैंने, और फिर गए नेगेटिव से पॉजिटिव में तो प्लस E1। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस अभी है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अभी, इंटरनल रेजिस्टेंस भूल जाओ आप, खाली E1 और E2 ऐसा मानो, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अभी इंटरनल रेजिस्टेंस की कोई भी बातचीत नहीं कर रहे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो अपन आगे कुछ समझेंगे। अभी तो खाली E1 E2 में ऐसा बोल रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल में काम आएगा, अभी यहाँ पर पेपर में डेरिवेशन के बोर्ड में लिखने के लिए यही काम आएगा। माइनस I1 R1, और फिर हम गए बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में, वो R अगर होगा तो सेल वाला जो मेरा वीडियो उसमें पूरा सिखाया है कि R होगा तो कैसे सॉल्व करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव में गए तो प्लस E1 इट इज इक्वल टू 0। या ऐसा ही बोल सकते हो E1 माइनस E2, इन सबको यहाँ ले जाओ, I1 R1 माइनस I2। तुमने अगर उल्टा साइन कन्वेंशन पढ़ा हुआ है, इससे अपोजिट पढ़ा है, तो मुझसे करोगे ना तो भी आंसर सेम टू सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। तो पहले की इक्वेशन ये हो गई, ऐसे आप पेपर में लिख के आ जाना बोर्ड के पेपर में। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो, हम ले लूप, मान लो हम लेते हैं लूप BCFEB। चलो भाई BCFEB लेते हैं। मैं ले रहा हूं यहां पर लूप BCFEB, ये मैंने ले लिया। तो हम B से स्टार्ट हुए C तक गए, तो रास्ते में पहले ये रजिस्टर हमको मिला, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप B2, और हम करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो I2 इंटू R2 को पॉजिटिव लोगे तो ये हो जाएगा I2 इंटू R2 प्लस में। फिर हम आए बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो माइनस E2। फिर जब C से F आए तो कुछ नहीं मिल रहा, कुछ एनकाउंटर नहीं हो रहा, F से E जा रहे हैं तो R3 एनकाउंटर हो रहा है, और हम करंट की उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो हम वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे होंगे क्योंकि, तो यहाँ पर करंट की उल्टी दिशा में इसको पॉजिटिव ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। फिर कुछ नहीं है, B तक पहुँच गए, इक्वल टू 0। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो कि भाई जो E2 की वैल्यू है इसको इधर ले जाओ, E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू, ये हो गया हमारे पास नियम। आया समझ में अच्छे से ये? अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अगर हम लेते लूप AEFDA, हम लेते लूप AEFDA, लूप AEFDA ऐसा ले लिया। चलो भाई आओ स्टार्ट करें। तो A से E तक गए तो कुछ नहीं मिला, E से F तक आए तो बहुत कुछ मिला। क्या मिला? करंट की दिशा में मिला। करंट की दिशा में I1 प्लस I2 इंटू R3, इसको नेगेटिव लेना चाहिए, हाँ सर ले लिया। फिर F से D तक गए, कुछ नहीं मिला। D से A तक गए तो फिर अब बहुत कुछ मिलने वाला है, और जब करंट की दिशा में जाओगे तो माइनस I1 इंटू R1, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव में गए बैटरी के तो प्लस E1 इट इज़ इक्वल टू 0। तो जो E1 की वैल्यू है ये हो जाएगी I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ये हो गया हमारे पास E1। तो ये 2-3 इक्वेशन हमको मिलती हैं, इन सबको जोड़ तोड़ करके सॉल्व करके हम लास्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। EMF कितना आएगा, मतलब करंट कितना आएगा, I1 कितना आएगा, I2 कितना आएगा, इस ब्रांच करंट कितना आएगा। अगर एक आध का आंसर भी नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना तुमने डायरेक्शन गलत माना है, तो उसको ऑटोमेटिक चेंज कर देना, अपना आंसर उसके अनुसार लिख के आ जाना। बस करंट की वैल्यू सेम आएगी, बट डायरेक्शन ही चेंज करना और कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये होता है बेटा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके 2 न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें सिखा रहा हूँ। NCERT बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में दिए हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तब तक आप इसको पढ़ते रहें और खूब पढ़ें, मेहनत करें, मन लगा के पढ़ें और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएं। हम सब टीचर्स की बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।